हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अंडरस्टूड? योर चैप्टर फर्स्ट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी हमारे चारों ओर, मैटर यानी कि पदार्थ, क्या क्या पदार्थ हैं। अगर हम अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग देखें कि एक लार्ज वैरायटी यानी कि लार्ज स्केल पे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कुछ मैटर यानी कि मटेरियल्स हैं। तो कोई भी चीज जो मटेरियल से बनी है, जो भी हमारे चारों तरफ की चीजें हैं, पेन है, वो पेंसिल है या बॉक्स है या चेयर है, कोई भी चीज जो है वो किसी न किसी मटेरियल से बनी है। उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने नाम दे दिया मैटर का। कोई भी चीज है जो किसी मटेरियल से बनी है उसको क्या बोला गया है? मैटर बोला गया है। अंडरस्टूड? तो जो मैटर की डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? मैटर क्या होगा? मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लिख लो या स्मॉल पार्टिकल्स लिख लो या फिर मटेरियल्स लिख लो। मटेरियल्स, हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं वो सारी किसी न किसी मटेरियल से बनी है, जिनको क्या नाम दे दिया गया है? मैटर का नाम दे दिया गया है। अंडरस्टूड? हर चीज क्या करती है? ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि कोई भी चीज जो स्थान घेरेगी उसको क्या बोला जाएगा? मैटर बोला जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा? ऑक्यूपाई स्पेस। अंडरस्टूड? अब उसके बाद बारी आती है कि जो मैटर होते हैं, मैटर यानी कि पदार्थ ऑब्वियसली किससे बने हैं? मटेरियल से बने हैं किसी न किसी। उसके बाद बारी आती है कि उनके पास मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो इसमें तुम लिख सकते हो हैव मास एंड वॉल्यूम। हैव मास एंड वॉल्यूम। ये थी जो बेसिक सी जानकारी है किसके बारे में? मैटर के बारे में। कि जो मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं या फिर मटेरियल से मिलके बने होते हैं। और जो कोई भी चीज स्थान घेरेगी, ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को लेगी, वो क्या होगी? मैटर होगी। मैटर का अपना मास और वॉल्यूम होगा। अंडरस्टूड? अब उसके बाद बारी आती है कि ह्यूमन बींग्स ने बहुत टाइम पहले इन चीजों को क्लासिफाई करने की कोशिश की कि कोई भी चीजें किस तरीके से मूव करती हैं और कैसे वो किसी मटेरियल से बनी है, चाहे वो लिविंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग्स हो। अगर हम सांस ले रहे हैं, एलिमेंट्स खाना खा रहे हैं, एनिमल्स खाना खा रहे हैं या फिर हम खाना खा रहे हैं या सांस ले रहे हैं, कोई भी चीज है, वो सारी चीजें क्या है? मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर। हर चीज जो हमारे चारों तरफ है वो हर किसी न किसी मटेरियल की बनी है। दैट्स वाई एवरीथिंग इज मैटर। फिर उसके बाद कुछ फिलोसफर्स आए जिन्होंने ये क्लासिफाई किया कि जो कोई भी चीज है जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए? लिविंग्स के लिए और नॉन लिविंग्स के लिए, जो बेसिक जरूरतें हैं वो कौन सी है? उनको उन्होंने पंच तत्व का नाम दिया। वो पंच तत्व कौन से हैं? पंच तत्व। अगर आपका 1 मार्क में कोई क्वेश्चन आता है, पंच तत्व कौन से हैं? पंच तत्व, व्हाट आर पंच तत्व? तो जो पंच तत्व है वो हमारे फर्स्ट है एयर, सेकंड है फायर, उसके बाद है स्काई, उसके बाद कौन सा? वाटर, एंड जिसपे हम रहते हैं और कौन सा? अर्थ। तो ये जो पांचों चीजें हैं वो लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स एवरी के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अंडरस्टूड? ये थी हमारी जो बेसिक चीजें की नीड है किस किस के लिए, चाहे वो चीज क्या हो? लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। अब जैसे हम घर बनाते हैं, घर कैसा है? नॉन लिविंग चीज है, लेकिन उसको बनाने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की नीड हुई है। तो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों के लिए ही जो 5 बेसिक नीड्स होंगी, 5 बेसिक एलिमेंट्स होंगे, 5 बेसिक तत्व होंगे, वो कौन से होंगे? एयर, फायर, स्काई, वाटर एंड अर्थ। ये पांचों चीजें क्या है? जो बेसिक नीड है किस चीज के लिए? लिविंग्स के लिए और नॉन लिविंग्स के लिए सर्वाइव करने के लिए। अंडरस्टूड? अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितने भी मैटर्स होते हैं मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से बने हैं। अब वो किस तरीके से क्या करते हैं एक दूसरे के साथ? जैसे कोई भी फॉर्म अलग ले लिया, हमने ले लिया, एक एक्टिविटी कर लेते हैं। हमने लिया कि कोई भी 100 मिलीलीटर वाटर ले लिया बीकर के अंदर। हम उसमें या तो सॉल्ट डालते हैं या फिर शुगर डालते हैं। उसने ये बोला कि ऑब्जर्व कीजिए कि उसका लेवल ऊपर आता है या नहीं आता। ऑब्वियसली
जो सोल्ट है वो भी किसी न किसी मटेरियल का बना है, अगर वो डिजोल्व हो रहा है वाटर के अंदर तो वो वाटर के लेवल को क्या कर देगा, हाई कर देगा। तो इस तरीके से ये प्रूव होता है कि कोई भी जो मटेरियल है वो किसी न किसी मैटर का बना होता है। ठीक है, अब वही बात आती है कि वो स्पेस भी लेंगे। वो स्पेस कैसे लिया, जब सॉल्ट तुमने वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया तो ऑब्वियसली उसने स्पेस लिया है, तभी वो क्या कर रहा है, लेवल को हाई कर रहा है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि जो मैटर होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। मैटर्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। Matters are moving continuously। अब इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, सारी एक्टिविटीज को रीड कर लेना। विदाउट एक्टिविटीज आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। सारी 10th में भी एक्टिविटीज काम आएंगी, तो अभी से हैबिट डालो एक्टिविटीज को रीड करने की। ठीक है, मैटर्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। जो मैटर्स होते हैं वो कॉन्टिन्यू मूव करते हैं। अब ये बात कैसे प्रूव हुई, हमने कोई वाटर में बीकर के अंदर एक वाटर ले लिया, वाटर के अंदर तुमने कुछ इंक के ड्रॉप छोड़ दिए। इंक के ड्रॉप जब तुमने वाटर के अंदर छोड़े हैं तो कुछ टाइम बाद जो इंक है वो कंटिन्यू क्या करेगी, मूव करके सारे उसको वाटर को, जैसे भी इंक है ब्लू है या फिर रेड है, क्या कर देगी, सारे वाटर को ब्लू कर देगी। तो इसका मतलब जो मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, मूव भी करते हैं। अंडरस्टूड। ये थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब बारी आती है कि जो मैटर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे स्पेस भी लेते हैं। स्पेस लेने की बात हमने प्रूव कर दी है। अब उसके बाद है कि जो टेम्परेचर तुम राइज करते हो किसी भी चीज का, तुमने वाटर डाल दिया उसके अंदर, वाटर के अंदर इंक डाला। मान लिया हमने बीकर के अंदर क्या ले लिया, वाटर, वाटर के अंदर इंक डाला। पहले इसका टेम्परेचर मान लिया 30 था, लेकिन इसका टेम्परेचर जब तुम 60 कर दोगे तो ये और फास्टली क्या कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो पॉइंट कौन सा अराइज हुआ कि टेम्परेचर राइज करने के बाद जो उनकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो जो टेम्परेचर तुमने इंक्रीज किया है, पार्टिकल्स की जो स्पीड है विल ऑल्सो इंक्रीज। पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी वो भी इंक्रीज करेगी। तुमने पानी के अंदर कोई भी चीज डाली है, अगर सिंपल पानी है, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो वो उसके अंदर मूव तो करेगी लेकिन उतनी फास्ट नहीं करेगी। उसी पानी को अगर तुम बॉईल होने के लिए रख दोगे तो वो कोई भी चीज क्या कर देगी, फास्टली उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। गर्म पानी के अंदर तुम शुगर मिक्स करोगे या सॉल्ट मिक्स करोगे तो वो क्या होगी, जल्दी डिजोल्व होगी। लेकिन ठंडे यानी कि कोल्ड पानी के अंदर कोई भी चीज क्या होगी, थोड़ी लेट डिजोल्व होगी। तो यही रीजन है कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करना फास्टली शुरू कर देंगे। अंडरस्टूड। अब उसके बाद आती है, ये थी थोड़ी सी छोटी सी बेसिक बात। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो मैटर होती है इसकी स्टेट्स भी होती है या नहीं होती हैं, या फिर जो मैटर है वो और फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो जो मैटर है उसकी स्टेट्स होती है 3 स्टेट्स। 3 कौन सी स्टेट है, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, थर्ड हमारी क्या है, गैस। ठीक है, जो मैटर है, मैटर्स हैव 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब पहले स्टडी करते हैं सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स हमारे क्या होंगे, रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कठोर होते हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। अब मैंने बोला कि कोई भी मैटर है उसके पास शेप है, लेकिन हर मैटर की सेम शेप नहीं हो सकती, डिफरेंट होगी। तो जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड्स होंगे उनके पास डेफिनेट ही उनकी शेप होगी। जब तक तुम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो तब तक जो सॉलिड है वो एज इट इज रहेगा। या तो तुम उसको किसी पॉलिथीन के अंदर डाल दो या बीकर के अंदर डाल दो या वैसे ही रखा रहने दो। जो सॉलिड होंगे डेफिनेट शेप के होंगे, फिक्स शेप, जो उसकी शेप है उसी के रहेंगे, डेफिनेट वॉल्यूम के रहेंगे जब तक तुम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। अंडरस्टूड। तो सॉलिड्स के बारे में क्या बात आएगी, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है बारी लिक्विड्स की। जो लिक्विड्स होंगे, अब मान लिया गिलास में तुमने वाटर को डाला है,
उसके बाद तुमने वाटर को डाल दिया दूसरे बीकर के अंदर या फिर कटोरी के अंदर या फिर किसी बर्तन के अंदर, तो जो लिक्विड्स होंगे क्या उनकी शेप हर जगह सेम रहेगी? नहीं रहेगी। जो लिक्विड्स होंगे जिस बर्तन में, जिस बीकर में या टम्बलर में तुमने उसको डाला है वो उसी की क्या ले लेते हैं? शेप ले लेते हैं। तो उसकी फिक्स कैसे हुई? तो लिक्विड्स की जो शेप है वो फिक्स नहीं है। लेकिन वॉल्यूम मान लिया तुम्हारे पास 1 गिलास वाटर है, उसको तुमने कटोरी के अंदर डाला, जितना उसके पास स्पेस है तो वो कटोरी में डालने के बाद भी उतना ही रहेगा वॉल्यूम उसका जितना गिलास के अंदर था। तो जो वॉल्यूम है वो तो इनका क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है। तो इसके पास जो लिक्विड्स है उनकी शेप डेफिनेट नहीं है, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, बट डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम उनका क्या होगा? डेफिनेट होगा। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है गैसेस की। गैसेस के पास क्या शेप तो ऑब्वियसली नहीं है, जिस चीज के अंदर डाल दिया उसी के अंदर चली गई, उसी की शेप ले ली। उसके बाद उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। मान लिया एक बर्तन से दूसरे में डालते हुए, या सिलेंडर लगा लो जो हम घर में यूज करते हैं, एलपीजी वगैरह, डालते हुए कुछ ना कुछ गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे इधर उधर, ठीक है, इवेपोरेट होके वो उड़ जाएंगे। उसके बाद जो गैसेस होती हैं उनके पास नो डेफिनेट शेप, नो शेप एंड नो वॉल्यूम, नो शेप एंड नो वॉल्यूम। गैसेस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। तो तीनों के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो क्या है कि जो सॉलिड्स होंगे हमारे डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट वॉल्यूम होगा, क्योंकि फिक्स होगा, चाहे तुम सॉलिड को कहीं भी रख दो जब तक तुम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। उसके बाद जो लिक्विड्स होते हैं नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा, क्योंकि अगर तुम मार्केट से 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक ही लेके आए हो, उसको घर किसी बर्तन में डाल दोगे तो वो 2 लीटर ही रहेगी, ना कि कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम क्या रहेगा उसका? डेफिनेट रहेगा। उसके बाद गैसेस की बारी आती है, नो शेप नो वॉल्यूम, इनकी कोई शेप नहीं होती, इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, जहां जिसमें डाल देंगे वैसे ही हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में फोर्स कैसा होगा। किसी के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, किसी के अंदर वीक फोर्स होगा। फोर्सेस की बारी आएगी। सॉलिड्स के डेफिनेट शेप है, तुमने किसी बर्तन को सॉलिड को किसी भी बर्तन में डाल दिया, शेप उसकी क्या है? डेफिनेट है। तो जो फोर्स इन सारे पार्टिकल्स के बीच में लगा हुआ है उस फोर्स को हमने एक नाम दे दिया इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का। तो जो फोर्स लगेगा इनके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं। पार्टिकल्स और ऑल्सो अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इंटर का मतलब अंदर, अंदर यानी कि इन दोनों को इनको जो पकड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है, इनका जो फोर्स है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो मैक्सिमम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, तो इनका जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इंटर मोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है लिक्विड्स की। अब लिक्विड्स का कैसे होगा? जो लिक्विड होंगे वो हमने ले लिए ऐसे, पार्टिकल्स मूव करते हैं, लिक्विड ये है। तो लिक्विड है वो किस फॉर्म में होगा? मॉडरेट फॉर्म में होगा, ना तो कम ना ज्यादा। तो मॉडरेट इसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा, क्योंकि देखो जो कोई भी मैटर है उसकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। हमने सॉलिड को मेल्ट होने के लिए रख दिया, मेल्ट हुआ, मेल्ट होके वो क्या हो गया? लिक्विड। अब सॉलिड का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो सॉलिड का हमने एग्जांपल लिया आइस, ठीक है। लिक्विड का मैंने ले लिया वाटर, ठीक है। अब गैस का ले लेते हैं, गैस का हमने ले लिया वाटर वेपर्स, ठीक है। जब तुमने सॉलिड को क्या किया? बॉईल किया, किसी भी टेम्परेचर पे, मान लिया हमने उसको गर्म कर दिया मेल्ट करने के लिए, तो जो सॉलिड्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। लिक्विड में आने के बाद जब सॉलिड लिक्विड में आए हैं तो इन्होंने इसके पार्टिकल्स को लूज कर दिया, क्योंकि मेल्ट हो गए।
सॉलिड से लिक्विड में आए मेल्ट हो गए, लिक्विड से फिर गैस में आए तो वो बिल्कुल ही क्या हो गए, दूर दूर हो गए। इसके पार्टिकल्स को क्या कर दिया, बिल्कुल ही दूर कर दिया। तो इसके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा वो मॉडरेट होगा, मॉडरेट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। लेकिन गैसेस के अंदर क्या होगा, मिनिमम, सबसे कम मिनिमम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अंडरस्टूड। तो ये था हमारा कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स को तुमने क्या कर दिया, जब तुम सॉलिड्स को मेल्ट कर रहे हो, उसका टेम्परेचर लो करोगे, सॉरी हाई करोगे, तो सॉलिड्स लिक्विड के अंदर, जब आइस को तुमने बॉईल किया, आइस किसमें, वाटर में, वाटर को दोबारा से फिर बॉईल किया, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स के अंदर। तो जब सॉलिड्स को किया गया वो लिक्विड, सॉलिड्स का जो पार्टिकल्स का जो फोर्स था वो ज्यादा था, यानी कि मैक्सिमम था सबसे। जब तुमने इसमें से इसको मेल्ट करना शुरू किया तो लिक्विड में आते आते वो मॉडरेट हो गए, यानी कि थोड़े से लूज हुए, हल्के। उसके बाद जब तुमने लिक्विड से उसको गैस में चेंज किया तो वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बहुत ज्यादा लूज, यानी कि सबसे मिनिमम उनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स रह गया। जो स्ट्रॉन्गनेस होती है किसकी, पार्टिकल्स की, वो बहुत कम रह गई, किसके अंदर, गैसेस तक आते आते। ठीक है, अब ये थी जो बात सॉलिड लिक्विड्स के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सॉलिड को कन्वर्ट किया गया किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। जो सॉलिड्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया गया हीट करके, हीट देकर, कहा, लिक्विड्स के अंदर। ठीक है, अब लिक्विड को हीट करके किसके अंदर, गैस के अंदर। जब हमने सॉलिड्स को हीट दी, हीट गिव किया, उसके बाद वो किसमें चेंज हो गए, लिक्विड्स के अंदर। लिक्विड को जब तुमने हीट दिया, हीट किया, तो वो किसमें चेंज हो गए, गैसेस के अंदर। अब दोबारा से जब तुम गैस को कोल्ड करते हो, कूल करते हो, तो गैस क्या हो जाएगी, अब इसका तुम अपोजिट लिख दो। जब इसको कूल करोगे गैस को तो वो लिक्विड में चली जाएगी, लिक्विड को कूल करोगे तो वो किसमें चली जाएगी, सॉलिड के अंदर चली जाएगी, वापस से उसी फॉर्म में। जैसे वाटर के जो वेपर्स होते हैं, मान लिया तुमने वाटर को बॉईल किया, उसके वेपर्स यानी कि उड़ के चले गए, स्टीम यानी कि जो होगी। लेकिन तुमने कभी देखा है जब तुमने किसी बर्तन में पानी को गर्म किया, उस पर जो प्लेट कवर्ड होती है उसके ऊपर भाप के, मतलब वाटर के ड्रॉपलेट लग जाते हैं। अगर वो चीज ठंडी हो गई है तो वो ड्रॉपलेट्स अपने आप पानी बन के नीचे आ जाएंगे। तो जब गैस क्या होगी, कूल होगी, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड के अंदर। क्योंकि जो बूंदे हमारी पानी की वेपर बन के उड़ गई थी वो प्लेट पे लग के क्या हो गई, गैस की फॉर्म में। लेकिन जब तुमने उसको कूल किया तो वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड मिला, यानी कि सॉलिड का एग्जांपल मैंने लिया था आइस। आइस को तुमने क्या किया, हीट किया तो तुम्हें वाटर मिला। और जब तुमने वाटर यानी कि लिक्विड को हीट किया तो तुम्हें गैस मिली। ठीक है, देखो वाटर का भी कोई लेवल होता है, किसी टेम्परेचर तक वो बॉईल करता है। ठीक है, मान लिया कोई वाटर है 30 डिग्री टेम्परेचर था उसका, तुमने उसको बॉईल करना शुरू कर दिया, 100 डिग्री तक वो बॉईल हो गया। लेकिन एक लेवल टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। मान लिया मैंने यहाँ कोई एक बर्तन रखा, उसके अंदर पानी बॉईल हो रहा है। ठीक है, पानी इसके अंदर बॉईल हो रहा है। पहले इसका टेम्परेचर 30 था जब तुमने इसको थर्मामीटर से चेक किया, मेजर किया। लेकिन जब तुमने इसको बॉईल करना शुरू कर दिया तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया। अब क्या जरूरी है कि वो इंक्रीज होता जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एक लिमिट ऐसी होती है जहां जो टेम्परेचर है वहीं तक एग्जिस्ट करता है, उसके बाद नहीं करता। उसके बाद जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया बॉईल होने के बाद, लेकिन उसके बाद वो लिक्विड है स्टीम बनना शुरू कर देगा, उड़ना शुरू कर देगा, उसका टेम्परेचर हाई इंक्रीज होता तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो वो भी एक डेफिनेट ही टेम्परेचर तक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये था कि जो गैसेस है, गैसेस को कूल करने के बाद क्या मिलेगा, हमें लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को कूल किया तो हमें सॉलिड मिलेगा। अंडरस्टूड। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले तो मेल्ट होना ही बताओ। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब तुमने किसी चीज को मेल्ट करना, सॉलिड को ही लेके चलो, सॉलिड को तुमने मेल्ट करना शुरू किया तो जिस पॉइंट पे आके वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है।
तुमने अगर लिक्विड को भी डाल दिया उसके अंदर, बीकर के अंदर गर्म करने के लिए, तो लिक्विड या जिस पॉइंट पे वो क्या करेगा, गिवन वो डिपेंड करता है गिवन सॉलिड या फिर किसी भी चीज पे। क्योंकि देखो कोई भी चीज है वो सारी सेम टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू नहीं करेगी, सबका टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे मान लिया लस्सी को गर्म किया तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू करेगी, उससे डार्क कोई चीज ली है तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पे, जो वाटर है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो हर चीजें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ही मेल्ट होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ही बॉईल होती हैं, तो सबका अलग होगा। अब बात है यहाँ पे गिवन, जो गिवन सॉलिड तुम्हें है उसी के ऊपर वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। जो पॉइंट हमारा ऐसा आ गया उस लिक्विड का जहां से उसने बॉईल कर, अब पानी बिल्कुल रखा तुमने गैस के ऊपर, अब ऐसा तो है नहीं कि रखते ही उसने बॉईल करना शुरू कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। एक लिमिट ऐसी आती है गर्म होने के बाद जब वो बॉईल करना शुरू करता है, तो जिस पॉइंट पे वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका बॉइलिंग का होगा उसको क्या बोला गया है, बॉइलिंग पॉइंट बोला गया है। अंडरस्टूड। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, मेल्टिंग के अंदर और बॉइलिंग के अंदर। जब तुमने सॉलिड को मेल्ट करना शुरू किया, जहां से वो मेल्ट करना शुरू हुआ जिस टेम्परेचर से, वो पॉइंट हमारा मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर से कोई भी चीज बॉयल होने स्टार्ट हो गई वो क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अंडरस्टूड। अब तुमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट के और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है कि ये तो मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन दूसरा हमारा क्या होगा, मेल्टिंग, जिसको खाली मेल्टिंग बोला गया। मेल्टिंग का मतलब क्या है, अगर हम ओनली मेल्टिंग रखें, हमने यहाँ ले लिया सिंपल मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग को क्या बोला गया है कि जब कन्वर्जन होता है सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड टू लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, जब सॉलिड को तुमने हीट देके किसमें कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो उस कन्वर्जन को क्या बोला गया है, मेल्टिंग बोला गया है। तो यहाँ तुम लिख सकते हो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्जन किया गया है तो वो कौन सा हो गया, मेल्टिंग हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है बॉइलिंग की बारी। बॉइलिंग के अंदर क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, जब लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्जन हुआ तो उसको क्या बोला गया था, बॉइलिंग बोला गया। तो नेक्स्ट इसका, ये तो खाली मेल्टिंग है, मेल्टिंग पे जब कन्वर्जन हुआ किसका, सॉलिड का लिक्विड के अंदर, लेकिन बॉइलिंग के अंदर लिक्विड का गैस के अंदर। उसके बाद बारी आती है मेल्टिंग पॉइंट की, जो पीछे भी बताया था कि गिवन सॉलिड, कोई पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर कोई भी गिवन सॉलिड है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर सॉलिड की डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होंगे, जरूरी नहीं कि सारे सॉलिड सेम मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ही मेल्ट करना शुरू करेंगे, सारे सॉलिड्स का क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जो सॉलिड जिस पॉइंट पे मेल्ट होना शुरू कर देगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट, और कोई भी जो चीज है या लिक्विड है वो जिस पॉइंट पे बॉयल होना शुरू कर देगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये थे जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थे। चलो उसके बाद बारी आती है इवेपोरेशन की। व्हाट इज इवेपोरेशन, वाष्पीकरण क्या होगा, इवेपोरेशन। अब इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है हमारा, जैसे हमारे क्या करते हैं नॉर्मली, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट होंगे, लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट होंगे, नॉट लिक्विड, बीच में लिक्विड का ऑप्शन नहीं है। जैसे हमारे पास है सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होंगे किसमें, गैस में। अब इसका एग्जांपल, इनको क्या बोला गया है, सब्लीमेंट्री सॉलिड्स बोला गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या हुआ कि जो भी चीजें सॉलिड से, जो सॉलिड्स डायरेक्ट किसमें, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए, उनको क्या बोला गया, सब्लिमेशन, और उन सॉलिड्स को क्या बोला गया, सब्लिमेटरी सॉलिड्स बोला गया। अंडरस्टूड। अब इसका कोई भी एग्जांपल क्या है, हम यूज करते हैं घरों के अंदर, सिलेंडर में एलपीजी गैस वगैरह यूज करते हैं, या गाड़ियों में सीएनजी गैस होती है, तो वो भी क्या होगी,
जब उसको कंप्रेस करके लिक्विड के अंदर क्या किया गया है, कंप्रेस करने के बाद लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया गया है, कंप्रेशन, कंप्रेशन। मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया कोई भी गैस, अब उसको तुमने कंप्रेस किया, ऊपर से प्रेशर लगाया, तो वो गैस क्या हो जाएगी, यहाँ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन कोई भी चीज लिक्विड सॉलिड से या फिर गैस से किसमें कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। एलपीजी गैस हो गई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसका नाम है, तो यहाँ तुम एग्जांपल लिख सकते हो एलपीजी। लिक्विफाइड, लिक्विफाइड क्यों बोला गया, क्योंकि कंप्रेस करने के बाद वो गैस किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड के अंदर। और इसी तरीके से क्या है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड यानी कि प्रेशर लगने के बाद जो नेचुरल गैस हम गाड़ियों के अंदर यूज करते हैं। अंडरस्टूड। अब अपने पॉइंट पे आते हैं, इवेपोरेशन पे। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, बॉइलिंग यानी कि दोनों का काम क्या है, सेम है, लिक्विड से गैसेस के अंदर कन्वर्ट करना। जब इवेपोरेशन होगा तो कोई भी चीज लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होगी, गैस में। सेम चीज किसके अंदर आती है, बॉइलिंग के अंदर। इसके अंदर भी क्या होगा, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्जन होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो देखना है। फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्या बोलता है कि जो इवेपोरेशन होगा वो किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू कर देगा, उसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। लेकिन बॉइलिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी फिक्स पॉइंट के ऊपर आने के बाद जब वो बॉईल करना शुरू करता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो बॉइलिंग है उसके अंदर क्या आएगा, एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉईल करना कब शुरू कर देगा, यानी कि गैस में कन्वर्जन कब शुरू होगा, किसी भी बॉइलिंग पॉइंट पे। जब कोई बॉइलिंग पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां कोई भी चीज बॉईल करना शुरू कर देगी, वही उसके अंदर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग के अंदर ये चीज आती है। बट इवेपोरेशन के अंदर क्या आएगा, एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। जो बॉइलिंग होगा वो ओनली बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करना शुरू करेगा, लेकिन जो इवेपोरेशन होगा वो एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर देगा। अंडरस्टूड। ये था आपका जो था एक डिफरेंस। ठीक है, अब उसके बाद एक डिफरेंस और देख लेते हैं कि जो इवेपोरेशन, सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग की। बॉइलिंग के अंदर क्या लिया हमने, एक बीकर लिया जिसके अंदर वाटर लिया। ठीक है, वाटर को हमने हीट देनी शुरू कर दी नीचे से, ये हमारा वाटर है। अब यहाँ से कोई भी जो वाटर के ड्रॉपलेट है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू करेंगे किसी भी एक बॉइलिंग पॉइंट के आने के बाद। ये बात हम बॉइलिंग की कर रहे हैं। बॉइलिंग के अंदर तुमने वाटर को हीट देनी शुरू कर दी और एक पॉइंट ऐसा आया बॉइलिंग पॉइंट जिसपे इसने बॉइल करना शुरू कर दिया। बॉइल करना शुरू किया तो जो लिक्विड है वो वेपर्स के अंदर, गैसेस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गए। अब वो शुरू हुए जब कन्वर्ट होना, तो वो पार्टिकल कौन से निकलेंगे, वो पार्टिकल कहीं से भी निकल सकते हैं, नीचे से भी, ऊपर से भी, सबसे नीचे वाला भी आ सकता है। तो इसको क्या बोला गया है, बॉइलिंग बोला गया है। इसको बल्क बोला गया, बल्क फिनोमिना यानी कि बल्क प्रोसेस। बल्क प्रोसेस इसलिए बोला गया है कि हीट देते टाइम कोई भी वाटर का पार्टिकल हमारा गैस में कन्वर्ट हो सकता है, चाहे वो सरफेस वाला है चाहे वो नीचे वाला है। अंडरस्टूड। लेकिन इवेपोरेशन के अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। इवेपोरेशन के अंदर क्या होगा, मान लिया हमने एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर वाटर है, इसको हमें हीट देने की नीड नहीं होती, इसलिए हीट लेनी सराउंडिंग यानी कि अपने चारों तरफ से। ठीक है, तो इवेपोरेशन के टाइम पे क्या होगा, जो सरफेस के ऊपर इसके पार्टिकल है वाटर के, ओनली वही किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में होंगे। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सरफेस फिनोमिना। इस वजह से इस प्रोसेस को सरफेस फिनोमिना बोला गया है, क्योंकि इवेपोरेशन के अंदर ओनली सरफेस पे जो लिक्विड है वही गैस के अंदर कन्वर्ट होगा, इसके जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन बॉइलिंग के अंदर क्या था,
कोई भी पार्टिकल उठ के गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, बट इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है। ओनली सरफेस के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो भी पार्टिकल्स है वही किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, गैस के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, ये है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग के बीच का डिफरेंस। अब बात आती है कि जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कॉजेज कूलिंग, जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग का रीजन भी है। अब वो क्यों है, इसका मेन फैक्टर है ये कि जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग का भी क्या है, रीजन है। अब वो क्यों है, तो एग्जांपल लेके देखते हैं। जब तुमने एसीटोन, जो नेल पॉलिश का रिमूवर होता है, उसको एसीटोन को तुमने अपनी पाम पे रखा, हथेली पे रखा, तो उसने क्या किया कि तुम्हारी बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दी। बॉडी से हीट निकली, ऑब्वियसली एनर्जी है, हीट निकली। हीट निकल के क्या हो गया, वहां पे इवेपोरेशन होना शुरू हो गया। तो इवेपोरेशन होना शुरू हुआ, हीट तो वहां से क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, इवेपोरेट हो गई। उसके बाद जो एसीटोन था उसके अंदर जो कोल्डनेस थी, उससे तुम्हारी जो पाम है वो क्या हो गई, कोल्ड फील करना शुरू कर गई, वहां कूल फील करना शुरू हो गया। तो किस वजह से होगा कि जो इवेपोरेशन है उस टाइम पे जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और जो खोई हुई एनर्जी है वो वापस लेने के लिए वो चीज इवेपोरेट होती है। तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी जाने के बाद, लॉस्ट होने के बाद वो चीज ठंडी होना, फील लगना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये था हमारा इसके अंदर। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग बाय द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की वजह से कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। बाय इवेपोरेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ आता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ऑब्वियसली इवेपोरेशन को हमने क्या पढ़ा था, सरफेस फिनोमिना है ना, क्योंकि जो सरफेस वाले हैं वही गैसेस में कन्वर्ट होंगे। तो जो इंक्रीज द सरफेस एरिया होगा, फर्स्ट फैक्टर है। अब वो किस तरीके से होगा, एग्जांपल ले लेते हैं। तुमने कपड़े धोए, ठीक है, वॉश किए, उसके बाद एक तो तुमने कपड़ों को उठा के ऐसे कैसे पानी से निकाला और ऐसे रख दिया एक जगह पे झुंड बना के, और दूसरी जगह हमने कपड़े फैला के डाल दिए। दोनों में से कौन से जल्दी ड्राई करेंगे, ऑब्वियसली जो फैलाए हुए हैं। तो जितना सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। अंडरस्टूड, उतने ही जल्दी क्या करेंगे, कपड़े सूखेंगे। ये बात तुम्हें अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या बोलता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। इसने इवेपोरेशन को अफेक्ट किया, क्यों, क्योंकि फैलाए हुए कपड़े ज्यादा जल्दी ड्राई करेंगे बजाय किसके, जो इकट्ठे पड़े। अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर। अब इंक्रीज टेम्परेचर की बारी आती है, वही फिर बात आएगी, कपड़ों को तुमने धोया, उसके बाद तुम समर वाले जो कपड़े होंगे, समर में तुम कपड़े सुखा रहे हो और एक विंटर में सुखा रहे हो, दोनों में से कौन से कपड़े ज्यादा जल्दी ड्राई करेंगे, ऑब्वियसली समर वाले करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा कपड़े उतने ही जल्दी ड्राई करना शुरू कर देंगे। ड्राई करना, एब्जॉर्ब यानी कि निकल जाना, वहां से हीट का निकल जाना या वाटर के पार्टिकल्स का निकल जाना, एब्जॉर्ब हो जाना। वहां से जब निकल गए वाटर के पार्टिकल्स तो वो क्या हो गई, चीज ड्राई हो गई। तो समर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कपड़े क्या होंगे, ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाएंगे। तो फैक्टर कौन सा बना, इंक्रीज द टेम्परेचर बना। अंडरस्टूड। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। अब देखो, तुमने कुछ कपड़े डाल दिए, पानी मतलब गीले कपड़े तुमने बाहर रखे हैं, ठीक है। बहुत हमारे सराउंडिंग यानी कि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर के बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं, उसको ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। तो क्या वो कपड़े ऑलरेडी जिनके पास वाटर के ड्रॉपलेट हैं और ज्यादा अमाउंट में हमारे सराउंडिंग से वाटर के ड्रॉपलेट गेन करेंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वहां से जो ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी हमारी, जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा।
अंडरस्टूड। तो वहां ह्यूमिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड, फोर्थ फैक्टर हमारा ये बोलता है कि अगर हमने कपड़े को बंद कमरे में डाल दिए या फिर एक बाहर बहुत तेज विंडी डे जो होते हैं, तेज हवाएं जब चलती हैं, तेज हवाएं जहां मूव कर रही है वहां तुमने कपड़े डाल दिए, तो जो स्पीड होगी विंड की वो वाटर के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके उड़ा ले जाएगी। तो जितने भी कपड़े हमारे विंडी सीजन के अंदर यानी कि हवा के अंदर सूख रहे वो जल्दी क्या होंगे, ड्राई हो जाएंगे, बजाय किसके, विदाउट विंड के। तो फोर्थ फैक्टर हमारा किस पे इफेक्ट करता है, इवेपोरेशन पे इफेक्ट करता है। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया, जितना ज्यादा कपड़ों को फैला के सुखाओगे वो उतना जल्दी ड्राई करेंगे। दिस फैक्टर इज अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। एंड सेकंड इज इंक्रीज द टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा कपड़े उतने जल्दी ड्राई करना शुरू कर देंगे। ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कपड़े ऑलरेडी गिले हैं तो वो सराउंडिंग अपने चारों तरफ से एक्स्ट्रा वाटर के ड्रॉपलेट गेन नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा फोर्थ आता है स्पीड ऑफ विंड, जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी स्पीड से कपड़े उतने ही जल्दी ज्यादा क्या होंगे, ड्राई होंगे। ठीक है, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो किसको अफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन। अब नेक्स्ट आता है कि जो समर्स होती है, समर के अंदर हम कॉटन के कपड़े ही क्यों डालते हैं, why we wear cotton cloths in the summer, cotton cloths in summer, गर्मियों के अंदर कॉटन के क्लॉथ्स क्यों डाले जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ बना है कि जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं उनके अंदर ऐसी क्या होगी, पावर होगी जो एब्जॉर्ब करेंगे स्वेट, यानी कि जो पसीना आपकी बॉडी से निकलता है उनको एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो कॉटन के क्लॉथ्स के अंदर होती है, क्योंकि उनके अंदर स्मॉल स्मॉल क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होल होते हैं। जब वो स्वेट को क्या करेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारी बॉडी कूल फील करना शुरू कर देगी। तो यही रीजन है कि समर्स के अंदर कॉटन के ही क्लॉथ्स डाले जाते हैं। तो ये रीजन यहाँ पे कि जो कॉटन क्लॉथ्स हैं, कॉटन क्लॉथ्स हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द स्वेट, टू एब्जॉर्ब द स्वेट, पसीने को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी या फिर पावर होती है, जिसकी वजह से पसीना तो सोख लेता है कॉटन का कपड़ा तो हमारी बॉडी कूल फील करना शुरू कर देती है। ऐसे ही जैसे पॉट है, सैंड यानी कि मिट्टी के बने हुए जो पॉट होते हैं उनके अंदर हम पानी रखते हैं तो वो ठंडा रहता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इंक्रीज वो पानी उतना ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि जब हमारे उस मटके के अंदर, पॉट के अंदर स्मॉल स्मॉल होल होते हैं जो दिखाई भी देते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, उस टाइम पे वो पानी क्या होगा, ठंडा फील होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है कि कोई भी चीज, हम एक चीज हम स्टडी कर चुके हैं कि जो वो सॉलिड्स होते हैं, सॉरी जो मैटर्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं, स्टेट होती हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, डिफरेंट स्टेट्स, कि जितना डिफरेंस हमारा पार्टिकल्स के बीच में होता है वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस कम है तो वो सॉलिड बोला गया है, पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा है तो उसको लिक्विड बोला गया है, और अगर पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है, उससे भी कम है, उसको क्या बोला गया है, सॉरी बहुत ज्यादा है, उसको गैस बोला गया है। ठीक है, अब बारी आती है कि जब हमने सॉलिड से लिक्विड में उसको कन्वर्ट किया था और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट जब किया था वो किस किस चीजों पे बेस्ड चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सॉलिड को जब तुमने लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया आफ्टर हीटिंग, हीट देने के बाद सॉलिड को हमने किसके अंदर कन्वर्ट किया, लिक्विड के अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, फ्यूजन। क्योंकि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स को तोड़ा गया, किस वजह से, उनको दूर दूर करने के लिए। ऑब्वियसली कोई पार्टिकल है, इसको दूर करने के लिए इसको क्या करेंगे,
तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के लिए हमने इसको हीट दिया, तो जब लिक्विड में इसका कन्वर्जन हुआ तो ऑब्वियसली एक पार्टिकल मैनी पार्टिकल्स में टूट गया, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फ्यूजन मतलब टूटना, तो जब सॉलिड से कोई चीज टूट के लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो उसको क्या बोला गया, फ्यूजन बोला गया। अंडरस्टूड। अगर लिक्विड से कोई भी चीज सॉलिड के अंदर आती है, लिक्विड हमने वाटर लिया, तुमने उसको फ्रीज करके फ्रीजिंग पॉइंट पे लाके उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया, तो जब लिक्विड से कोई चीज सॉलिड में आई है उसको क्या बोला गया, सॉलिडिफिकेशन बोला गया। ये डेफिनेशन तुम्हारी आ सकती है कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन किया गया तो सॉलिड टूट गया पार्टिकल्स के अंदर, क्योंकि उनके अंदर पार्टिकल्स के अंदर डिफरेंस जो है वो हमें इंक्रीज करना था। ठीक है, इंक्रीज करना था डिफरेंस, इसलिए सॉलिड को हमने तोड़ दिया, हीटिंग देके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। फ्यूजन मींस टूटना होता है, और लिक्विड से कोई चीज सॉलिड में हम लेके आए तो सॉलिडिफिकेशन होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, जब लिक्विड को तुमने गैस के अंदर, जब तुमने लिक्विड को बॉईल करने के बाद गैस में कन्वर्ट करवाया तो उसको बोला गया वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। कन्वर्जन किसका, लिक्विड का गैस के अंदर एट बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो वो हमारा क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा। जब गैस को तुमने, गैस को कूल करने के बाद, ये पहले ही बताया कि गैस को कूल जब तुम करोगे, ठंडा जब तुम करोगे, वो क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि वाटर के ड्रॉपलेट प्लेट के ऊपर लग जाते हैं, जब कोई तुम पानी या दूध कोई भी मिल्क गर्म करते हो तो वाटर के ड्रॉपलेट प्लेट पे लग जाएंगे अगर तुमने उसको कवर्ड कर रखा है तो। ठीक है, आफ्टर कूलिंग, ठंडा होने के बाद वो वाटर के ड्रॉपलेट में शो होना शुरू हो जाएंगे लिक्विड की फॉर्म में, तो उसको बोला गया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसको बोला गया, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड्स में। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट आता है, जब सॉलिड से कोई भी चीज गैस के अंदर कन्वर्ट होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अंडर लो प्रेशर ड्राई आइस बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर सॉलिड से कोई भी चीज गैस के अंदर कन्वर्ट होगी डायरेक्ट, उसको क्या बोला गया, सब्लिमेशन। ये बच्चे भी बता चुकी हूँ मैं। अगर गैस से कोई चीज सॉलिड के अंदर डायरेक्ट आ रही तो उसको बोला गया डीपोजिशन। अपनी पोजीशन ले ली गैस से डायरेक्ट सॉलिड की, ठीक है, तो अपनी पोजीशन पे जब आ गया गैस से सॉलिड, डीपोजिशन। आप दोबारा रिवाइज कर लो, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इज सॉलिडिफिकेशन, liquid converted into gas is vaporization, gas converted into liquid is condensation, and gas converted into solid is deposition, and solid converted into gas is sublimation. Understood? ये थे आपके बेसिक कंसेप्ट जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को लेकर थे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है एक पॉइंट और रह गया आपका, लेटेंट हीट का भी एक छोटा सा जिक्र है इसके अंदर। तो लेटेंट हीट हमारी क्या होगी, लेटेंट हीट क्या होगी। अब ये भी दो चीजों पे डिपेंड करती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ऑफ वेपोराइजेशन। अब मैंने आपको पीछे भी बताया था, मान लिया तुमने बीकर के अंदर पानी लिया, ठीक है, उस पानी को तुमने बॉईल करना शुरू कर दिया हीट देने के बाद। ठीक है, हीट दे दिया हमने इसको, हीट दिया तो पानी बॉईल करना शुरू कर गया। पानी का पहले टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री था जब तुमने इसको मेजर किया थर्मोमीटर से। फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आफ्टर बॉइलिंग 100 में कन्वर्ट हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने के बाद जब तुमने इसको दोबारा से टेम्परेचर को मेजर किया तो आफ्टर 100 ये कोई भी वैल्यू नहीं शो कर रहा। वाई, क्योंकि इसका भी एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बाद ये अनदर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। कौन से स्टेट में, लिक्विड जब तुमने बॉईल कर दिया तो एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे वो बॉईल करना बंद करके किसमें कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर गया। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ, तो यहां से क्या हुआ, हीट देने के बाद सॉलिड किसमें कन्वर्ट हुआ, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या बोलता है कि जब तुमने हीट दिया तो लिक्विड किसके अंदर, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये इसका एग्जांपल है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने आइस ले ली, मान ली आइस क्यूब है कोई भी, हमने इसको हीट किया है, हीट देनी शुरू कर दी, आइस क्यूब को तुमने हीट देनी शुरू कर दी, तो क्या ये सॉलिड फॉर्म है जो
वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी, नहीं होगी, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तुमने इस आइस क्यूब का टेम्परेचर नोट कर लिया, मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वो है, फ्रिज है, बिल्कुल आइस है सॉलिड फॉर्म में, तुमने इसका टेम्परेचर नोट किया। जब तुमने इसको हीट देके शुरू किया, इसको हीट देना, आफ्टर सम टाइम भी इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। क्यों? कि इसके ऊपर हीट का कोई असर ही नहीं हो रहा। वाई? क्योंकि ये गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये पहले इसके टुकड़े करेगा, पार्टिकल्स करेगा, तभी फ्यूजन है। पार्टिकल्स करके वो इसको सॉलिड को किस में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या बना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब किसी सॉलिड को हीट देने के बाद वो टुकड़ों में टूट जाए बिना टेम्परेचर चेंज हुए, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन कोई लिक्विड एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाए, लिक्विड से गैस में चला गया, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट देने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया जब टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो गया, स्टॉप हो गया, तो वहां पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये एग्जांपल थे लेटेंट हीट के, जिसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ। फ्यूजन मैंने बताया था पीछे भी कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होना। एग्जांपल बताया कि जो आइस है उसको तुमने हीट देना शुरू किया, पहले भी उसका टेम्परेचर सेम था, बाद में भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले जो आइस है वो टुकड़ों में टूटना शुरू कर देगी, डिफरेंस ज्यादा करने के लिए पार्टिकल्स के बीच में, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देगी। और जो लेटेंट हीट वेपोराइजेशन होगा, जब लिक्विड को तुमने बॉईल करना शुरू कर दिया, पहले 30 था, फिर उसका 100 हो गया, आफ्टर 100 एक लिमिट आने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वो जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? थैंक यू फॉर वॉचिंग।